तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश का मुद्दा आज उठाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुद्दे को आपने कहा है आज इस पर बहस की जाए। आज आपको जो 3 सवाल दिए गए थे उसमें आपने उत्तर प्रदेश के मुद्दे को चुना है और आज उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचलें तेज रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए और उनके इस मैराथन प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि कैसे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से 1.5 घंटे की मुलाकात की। इसके बाद कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं 10:45 पर। उसके बाद 12:30 बजे उनकी मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से है। अमित शाह की मुलाकात के बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन लेने गए थे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के चलते लंबे समय से दोनों बड़े नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने बीएल संतोष जो कि संगठन के महासचिव हैं उनको भेजकर उत्तर प्रदेश के बारे में एक रिपोर्ट तलब की थी कि सरकार का क्या फीडबैक है। उसी फीडबैक को उन्होंने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ शेयर किया था। आज गृहमंत्री ने उसी फीडबैक के बारे में समझा जाता है योगी आदित्यनाथ से बातचीत की हो। इसमें कई मुद्दे हैं। जो मुद्दे इसमें प्रमुख है उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सोशल इंजीनियरिंग करके जातियों को थामना, क्योंकि जब तक वहां पर सोशल इंजीनियरिंग और जातिगत समीकरणों को नहीं साधा जाता उत्तर प्रदेश पे चुनाव जीत नहीं सकते। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश पे चुनाव है, इसलिए पार्टी इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। इसी के मद्देनजर न केवल सोशल इंजीनियरिंग होगी बल्कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में 18 पद इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर पार्टी के किसी नेता में कोई असंतोष है उसको दूर करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब पूरी यूपी बीजेपी को एकजुट आना होगा और एकजुट आने के बाद उत्तर प्रदेश में 8 महीने के बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा। ऐसे में कल जो मुलाकात होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा से। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने तमाम कार्यक्रम रिजर्व रखे हैं, यानी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव का कल कोई ब्लूप्रिंट जेपी नड्डा जी के साथ बनता है तो उस पर मंथन और चिंतन होगा। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। साथ ही साथ जिला पंचायत के जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, अब जिला पंचायत के अध्यक्ष बनना है और उन अध्यक्षों में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष कैसे बने इसकी रणनीति पर भी चर्चा हुई है। इसी से जुड़ा हुआ आज का सवाल है हमारा, क्या यूपी में अपनी जीत दोहरा पाएगी बीजेपी? देश की बहस में यही हमारा सवाल है। आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका जो जवाब है वो हमें किस किस तरीके से प्राप्त होता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप देखिए, हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम पर अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई विचार है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा जो कार्यक्रम है वो है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 971100226688। माफ कीजिएगा 9711002266। और तो मैं जल्दी से अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं मेरे साथ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हैं, उनसे भी इस मुद्दे पर बात होगी। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात होगी। साथ ही साथ हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे। इसके अलावा मेरे साथ एहतेशाम हाशमी जी भी जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीतिक विचारक हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। अनिला सिंह जी से शुरुआत करता हूं। अनिला सिंह जी, आज की मुलाकात और कल की मुलाकात के मायने, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर दी है। आप दीपक जी इसको जिस तरीके से भी सोचना चाहें बिल्कुल आप स्वतंत्र है सोचने के लिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं।
कि भाई चुनाव जो है अगले साल है, कहने को अगले साल है पर हाँ, कुछ महीनों की ही बात है। अब भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल मजबूती से चुनाव लड़ती है और आपस में पूरा विचार-विमर्श होता है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे हमारे लीडर्स हों, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हों और चाहे वो हमारे आम कार्यकर्ता हों। आपस में मिलकर, बैठकर, बात कर पूरा स्ट्रेटेजाइज़ कर हम आगे बढ़ते हैं, विषय कोई भी हो, चाहे वो चुनाव का विषय हो या वो कोरोना का विषय हो। तो बैठक किस विषय पे हो रही है, ये तो आपको भी पता चल जाएगा, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, परंतु अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? चुनाव की तैयारी भी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन अनिला जी, जो सबसे बड़ी बात है, दूसरी लहर को लेकर सभी राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने बेहतर नहीं किया। आप क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगे ऐसे राजनीतिक दलों को, और क्या इस नेगेटिव परसेप्शन को आप पॉजिटिव में बदल पाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती होगा? देखिए, जो वेव 2 आई कोरोना की दीपक जी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो म्यूटेटेड वायरस था और इतना खतरनाक और भयानक वायरस था जिसने अचानक हमारे ऊपर हमला किया। हाँ, ये बात दूसरी है कि जनवरी से ही जो है रेड फ्लैग दिखाया जा रहा था कुछ प्रदेशों को कि आपके यहाँ जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आप प्लीज़ कंट्रोल करिए इसको। अपने जो हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करिए। परंतु हमने देखा ना महाराष्ट्र ने सुनी, ना छत्तीसगढ़ ने सुनी और जो कोरोना का बॉम्ब फूटा वहाँ पे वो पूरे देश में फैला। उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, 24-25 करोड़ की आबादी यहाँ पर रहती है। मतलब विश्व में केवल 2 और ऐसे देश हैं जिसकी आबादी हमारे प्रदेश से ज़्यादा है, बाकी तो सबकी आबादी हमारे प्रदेश से कम है। ऐसे प्रदेश पे अचानक जब इतनी बड़ी विपदा आकर पड़ी, तो योगी आदित्यनाथ जी जो खुद कोरोना से ग्रसित हो गए थे, उन्होंने कोई भी रेस्ट नहीं किया। जैसी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो आपको धरातल पे दिखाई दे गए। तो टीम 9 इस बार टीम 9 बनी है। तो टीम 9 ने अच्छा काम किया, प्रदेश में भी काम किया। टीम 9 जो है हर जिले में भी है। पूरे एक ऑक्सीजन अब तो एक ऑक्सीजन ग्रिड भी तैयार कर दी गई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक एक टाइम पीरियड आया था कि ज़बरदस्त केसेज़ इतने ज़्यादा हो गए थे, ना केवल उत्तर प्रदेश की पर बगल वाले प्रदेशों से भी हमारे प्रदेश में आ रहे थे। हमने देखा एक टफ समय देखा, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो समझती है कि एक समय आया था जब एकदम से सब चारों ओर से घिर गए थे, पर उसको टैकल अच्छे से किया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि एक नेतृत्व ऐसा चाहिए उत्तर प्रदेश को कि जो ट्रांसपेरेंसी से काम करे, जिसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उसको कोई अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं है पालने के लिए, ना ही कोई क्षेत्रीय दल है पालने के लिए। तो ऐसा ही नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए। वो किसमें है? वो योगी आदित्यनाथ जी में है। तो सीधी-सी बात है, क्या मैं कहूँगी कि समझदारी उत्तर प्रदेश की जनता में है और वो जानती है कि कौन-सा नेता, कौन-सा राजनीतिक दल कितने पानी में है। जो लोग आज बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी आप सुनिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु से, वो कहेंगे कि हम आएँगे इसलिए क्योंकि किसानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ है। भई इनसे पूछो आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने कोरोना के समय जब कुछ समय का विपदा का बहुत ही टफ टाइम आया था, आपने क्या किया? केवल ट्वीट। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट और जो वैक्सीन हेसिटेंसी है उसको बढ़ाने में काम किया और फिर जब नेताजी ने वैक्सीन लगवाई, तो आपने वही मोदी वैक्सीन को आपने भारत सरकार की वैक्सीन कह दिया। तो सीधी-सी बात है कि जब हमें मायावती जी बिल्कुल गायब दिखाई देती हैं, अखिलेश यादव जी जो है केवल और केवल भ्रम फैलाते हैं, वैक्सीन के लिए उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो यहाँ पे जनता देख रही है दीपक जी, काम कौन कर रहा है। ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। कपिल जी, मुझे बताइए, क्या कोरोना काल में बेहतर कर पाई योगी सरकार? अनिला सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हमारा मैनेजमेंट तो सबसे बढ़िया था, ऐसे में आप क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? दीपक जी, समाजवादी पार्टी या किसी भी विपक्षी दल को अपनी व्यू कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय प्रयागराज हाई कोर्ट ने समय समय पे वो इनको आईना दिखाया है कि इनको जीनोसाइड तक की बात कह दी प्रयागराज न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कह दिया था कि ये तो एक तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
ये तो सरकार हत्या कर रही है। तो देखिए, इनको जो आईना था वो समय समय पे विपक्षी दलों ने वही दिखाया जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, जो हमारी तमाम देश की हाई कोर्टों ने। अब अनिला सिंह जी अगर इसको ये मानती हैं कि वो उनके लिए तमगा है, तो ऐसा तमगा इनके लिए मुबारक। देश की जनता समझ रही है कि इन्होंने कोरोना के अंदर क्या किया। पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि अगर स्प्रेड किसी ने फैलाया तो वही सरकार फैलाई जो कि पीठ ठोकती थी कि हमने देखिए पहली लहर को कितना अच्छा मैनेज कर दिया, भारत से कोरोना गायब हो गया, 167 ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड से आपने पैसा दे दिया, 14 उत्तर प्रदेश में लगने थे। माननीय योगी आदित्यनाथ 14 में एक नहीं लगा पाए, साल भर हो गए। वाह रे मेरी सन, 5 मिनट की मॉक ड्रिल में क्या नतीजे आगरा के नर्सिंग होम के अंदर आए जिसमें 22 लोगों की लाश निकल गई। योगी जी आपको बधाई, क्योंकि आप तो वो व्यक्ति हैं जो गंगा जी में हिंदुओं की लाशें बह रही थी 2000, जिन्हें कुत्ते नोच करके खा रहा था, और आप कहते हैं कि आपने सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश की सबसे बेजोड़। अगर आपने उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे बेजोड़ चलाई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आपको आईना दिखाया? अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी चलाई तो आप मुझे बताइए कि केंद्रीय नेतृत्व ने और आरएसएस के अंदर जो हाई क्लास ड्रामा देखने को मिला, और एक मीटिंग कोरोना के अंदर, जबकि भारत कोरोना से लोग लगातार मुसलसल मर रहे हैं, आज भी 1 लाख से ज्यादा के केस आ रहे हैं, आज भी 3000 के आसपास आदमी मर रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी कर। अरे छिपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता। मोदी जी को योगी जी से कितनी मोहब्बत है ये बताना भी नहीं आता। सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। मोदी जी क्यों तलब है, बीएल संतोष साहब क्यों आए थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने क्या किया, और उस मुख्यमंत्री को तो हार्दिक बधाई जिसके 200 विधायकों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर उनका विरोध किया। उन मंत्रियों को बधाई, उन विधायकों को बधाई जिन्होंने सक्षम रूप से इसी कोविड काल में सारे आईने वही आईने दिखाए जो कि सुप्रीम कोर्ट दिखाती रही है। तो अनिला सिंह जी को तो बिल्कुल सही लगता है। और अनिला सिंह जी तो मेरी बात कह रही थी कि अभी हमारे समाजवादी मित्र कहेंगे किसान, क्यों नहीं कहेंगे किसान, देश के किसान है। कोई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के किसान नहीं है। 6 महीने से बैठे हुए हैं, 400 की शहादत हो चुकी कोरोना काल से पहले। और वाह रे अनिला सिंह जी, अरे किसानों पे कुछ तो आंसू बहा लिया होता। नहीं पीएम साहब बहा पा रहे हैं, नहीं सीएम साहब बना पा रहे हैं। कम से कम आप एक यत्र नारस्ति पूजनती हैं, आप तो कम से कम एक बेटे के, एक शौहर के, एक भाई के जाने का दर्द महसूस कर सकती थी। आप भी किसानों के साथ नहीं खड़ी है, बहुत अच्छी बात है। देश दिखाएगा 2022। आपको आत्ममंथन और आत्मचिंतन ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देश के लिए आपने काम किया होता तो कोरोना काल से पहले देश की जीडीपी 3% पे नहीं जाती, जबकि आपने आधार वर्ष के अंदर आधार वर्ष को चेंज कर दिया। आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके कपिल श्रीवास्तव, बाकी पॉइंट आगे, पहले आपके बताए हुए मुद्दों पर जवाब ले लेते हैं। आपके बताए मुद्दों पर जवाब लेते हैं। अनिला सिंह जी, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पार्टी के अंदर असंतोष है, इसीलिए बीएल संतोष को भेजना पड़ा, इसीलिए तमाम कवायद हुई। मुझे जवाब दीजिए, क्या पार्टी के अंदर असंतोष है? और वो कह रहे हैं कि विधायक की बगावत कर रहे हैं आपके, ऐसे में कैसे चुनाव होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इससे ज्यादा समझ आप क्या अपेक्षा रखते हैं? एक ऐसा राजनीतिक दल जो अखिलेश यादव जी से शुरू होता है और अखिलेश यादव जी पे खत्म हो जाता है। ये संगठन क्या जाने, ये पदाधिकारी क्या जाने, ये एक सिस्टम को क्या जाने, ये क्या जाने कि किस प्रकार से जो बड़े नेता होते हैं वो अपने साथ के नेताओं को या अपने छोटे कार्यकर्ताओं के साथ या जो अपनी पूरी टीम है उसके साथ बैठकर विचार विमर्श कर कुछ उनकी सुनकर कुछ अपनी कहकर पार्टी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जहां पर केवल और केवल सूरज भी अखिलेश यादव जी, चंदा भी अखिलेश यादव जी, तो ये तो गाना गाएंगे, चंदा भी तू, सूरज भी तू, यही गाना गाते रहते हैं समाजवादी पार्टी वाले। पर हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे पार्टी में एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जैसे बीएल संतोष जी का विषय है, सब जानते हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनको दौरे करने होते हैं। जब से उन्होंने पद संभाला एक बड़ा दौरा किया ही नहीं था उत्तर प्रदेश का, उनको आना ही था। राधा मोहन सिंह जी हमारे प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आना ही होगा। एक सिस्टम है,
जो कि समाजवादी पार्टी कभी भी नहीं समझ सकती, बीएसपी कभी भी नहीं समझ सकती, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं समझ सकती। कांग्रेस पार्टी का तो आप हाल देख ही रहे हैं, और समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना, मैं तो चुनौती देती हूँ, जो किसानों की बात करते हैं, जरा गिना दीजिए आपने क्या क्या किया किसानों के लिए। आप चलिए हमसे बेहतर है तो गिना देना, मैं तो खुली चुनौती देती हूँ। और दूसरी बात, कोरोना में हमने कोई ऐसा कानून नहीं लाया जिसके लिए 6 महीने बैठ करके किसान बात कह रहा क्यों बोल रहे हैं? आपको एक बात सोचना चाहिए। आपने मुझसे पूछा तो मैं कह रहा हूँ, सच कड़वा होता अगर है, आप मुझसे सच ना कड़वा पूछती, होता है, आप ये ना सच कहती कि ये कड़वा होता बतावें, है। तो हम बिल्कुल यहाँ नहीं बोलते। पे अखिलेश यादव जी की आपने आरती प्रश्न उतारी पूछा जाती तो मुझे हो, देना अखिलेश पड़ेगा। यादव जी के लिए गाने गाए जाते हो, चंदा भी तू, सूरज भी तू, चांद सितारे सब कुछ तू ही तू, सारी दुनिया तेरे कदमों में। ये समाजवादी पार्टी अच्छा एक गाने बात गाती रहती बताइए, है अखिलेश अगर वो यादव जी को चाँद और लेके। सूरज की पर सारी क्वालिटी रखते हैं समझिए तो उत्तर आपको प्रदेश क्या दिक्कत है? अखिलेश लोकतंत्र है, यादव हम जी गाना नहीं है। गा सकते और हैं। ना ही कपिल जी मैं आपको आपका बता जवाब दीजिए, लूंगा, जगह अगर आप नहीं दोनों बताइए, बोलेंगे नहीं आपकी आवाज नहीं नागरिक जाएगी। जो है वो जानता बताइए, है कि उसको क्या चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये परिवार की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की नहीं। उनका आरोप बड़ा सीधा है कपिल श्रीवास्तव जी। दीपक जी, नहीं तो संविधान पे भरोसा नहीं है कि देश में लोकतंत्र चल रहा है। जिस जगह पे निर्वाचन होता हो उस जगह पे ये राजतंत्र कैसे स्थापित कर सकती है जो कि उत्तराधिकार में कोई व्यक्ति पाता हो। हमारे पार्टी में इनसे बेहतर लोकतंत्र है, क्योंकि हमारी पार्टी ने शुचिता का यज्ञ 2017 में कर करके दिखाया है। एक लाइन पे भी अगर ये स्टर करके अगर सात्विक विचारों को रख सके तो बताइए मुझे। मैं तो बहुत सीधी सी बात कहता हूं कि हमारे यहाँ अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो विधायक ही अपने विधायक दल का नेता चुनता है। हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो हम सारे लोग चुनते हैं तो बनता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बिना किसी निर्वाचन के कोई बन जाएगा क्या विधायक? कोई सांसद बन जाएगा क्या? बिना विधायकों के चुने कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? तो सबसे बड़ी बात, इनको इस बात से सपने से जगना पड़ेगा कि देश 1947 में आजाद हो गया और परिवारवाद और उत्तराधिकार की बात वही संपन्न हो गई जहां भारतीय संविधान में इसे गणराज्य घोषित किया गया। तो अगर ये इस तरह की बात करती है तो यह भारतीय संविधान का उपहास उड़ाती है। यह भारतीय संविधान का उपहास उड़ाने वाले लोग हैं। ये अनुच्छेद 21 का उपहास उड़ाया इन्होंने। कोविड के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे पाए, इंजेक्शन नहीं दे पाए, ये एम्बुलेंसेस नहीं दे पाए। ये उत्तर प्रदेश में वही एम्बुलेंस दिए तो हम लोगों ने दी थी। जो विश्वास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया था उसी को यूज इन्होंने किया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि न देश को आगे बढ़ा सके न प्रदेश को आगे बढ़ा सके। देश की भी जीडीपी माइनस में कर दिए और प्रदेश के तो हाल ही बुरे हैं। 15% की बेरोजगारी दर तो कोरोना काल से पहले थी, पूरे देश में 23% है। इनको जवाब देना होगा देश के बेरोजगारों को। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, दोनों के वैलिड पॉइंट है। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत नजदीक से उन्होंने उत्तर प्रदेश को देखा है। मैं विक्रम सिंह जी आपसे समझना चाहता हूं, सब राजनीतिक पार्टी के अपने अपने मेरिट्स होते हैं। आपको क्या लगता है, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, आगे में क्या आप देखते हैं? क्या ब्रांड योगी के साथ मजबूती से खड़ी हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आने वाले समय में? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बस इसी के साथ जाना है। दीपक जी, वैसे राजनीति मेरा विषय नहीं है और इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपने दार्शनिकों के बीच में एक लोहार को बुला लिया है। तो जो लोहार जिस स्तर का उत्तर दे सकता है, जिस बौद्धिक क्षमता प्रतिभा का इसीलिए कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। चलिए, तो अब लोहार की सुन लीजिए। लोहार ये साफ दिख रहा है आपके पास कितने विकल्प हैं। विकल्प 1 योगी जी, विकल्प 2 अखिलेश जी, विकल्प 3 मायावती जी, विकल्प 4 देखिए, सपने देखने में तो कोई बुराई है नहीं, मैं भी सोच सकता हूं मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन मुख्यतः अगर आप ये देख लें, आपने सबको ट्राई कर लिया। अब आप आए कैरेक्टर के ऊपर, अब आप आए पर्सनल इंटेग्रिटी के ऊपर। आप नंबर देते चले, चरित्र, सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक क्षमता और जनता में एक विश्वसनीयता, इन 4 मानक के ऊपर अगर आप नंबरिंग देना चाहें, अब मैं नंबर यूं नहीं दूंगा क्योंकि ये गोपनीयता मेरी निजता के ऊपर है, ये नंबर मैं व्यक्तिगत जो मैं दूंगा वो अपने पास रखूंगा। आप सभी
विद्वान पैनलिस्ट ने नंबर दिए मत दीजिए सर, मत दीजिए, हम नहीं चाहते अभी से इतना बड़ा विश्लेषण हो जाए। लेकिन मैं आपसे सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूं। सतीश प्रकाश जी मुझे बताइए, विक्रम सिंह जी माफ कीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। सतीश प्रकाश जी आप बताइए, अनिला सिंह जी कह रही है उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, आप राजनीतिक विश्लेषक है, बताइए आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है? नहीं, जिस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं वो सबके सामने जग जाहिर है ना। पिछले 8-10 दिन में जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से योगी जी बार बार मोदी जी की तरफ और मोदी जी योगी जी की तरफ, तो ये अनिला जी मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते कुछ सवाल हैं। अनिला जी ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की वजह से सरकार नाकाम रही इस व्यवस्था को संभालने में। तो अनिला जी, यही उत्तर प्रदेश है जिसकी वजह से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे इसकी अधिक आबादी के कारण ही यहां से सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य आपको जिता करके भेजे हैं। यही उत्तर प्रदेश की जनता में। देखिए, कभी भी आपको सत्ता किस लिए दी थी? आपने कभी इस बात का मंथन किया? इससे पूर्व की जो सरकार थी उसके ऊपर आपने आरोप लगाए कि उनकी कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता आपको मौका देगी तो आप कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी सरकार और स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी क्या आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाल पाए? आपने एनकाउंटर तो कराए। मुख्यमंत्री जी ने यह दावा किया कि या तो अपराधी का एनकाउंटर हो जाएगा या अपराधी जेल के अंदर रहेगा। जब अपराधी जेल के अंदर है, एनकाउंटर कर दिया आपने, फिर उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों पनप रहा है? आपको बताइए। आपने कहा कि इससे पूर्व की सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप हमको यह बताइए कि जब एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा था, बीजेपी के विधायक ने बलात्कार किया, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप ही के बीजेपी के एक बड़े लीडर जो केंद्र में अटल जी की सरकार में बाकायदा राज्य गृह मंत्री रहे, जब उन्होंने एक बेटी के साथ बलात्कार किया तब बीजेपी उसके साथ रही। अगर हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तब आपके तमाम लीडर आरोपियों के घर पे जाकर के बैठते हैं। तो ये कैसी सरकार है? आपने पिछली सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए कि पिछली सरकार ने कहीं ना कहीं नौकरियों की बंदरबाट की। आपने विज्ञापन नहीं निकाले, आपने किसी को नौकरी दी? अगर नौकरी की बात करते हैं तो हमने नौकरी दी। हमने इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जब पूरे देश में भ्रष्टाचार से नौकरियां मिलती है, हमने 1 लाख सिपाहियों की भर्ती करी, जिसको भारत सरकार नहीं, जिसको पूरी दुनिया ने एक पैमाना माना। और आप देखेंगे घर घर में बालिकाएं, बेटियों को नौकरी गई। हमने 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, हमने 1.5 लाख शिक्षकों को भर्ती किया, 10 लाख इस उत्तर प्रदेश में हमने नौकरियां बांटी। आपने कितनी नौकरियां बांटी? तो ये चीजें हैं। और देखिए, आज भी बीजेपी के हित में यह मुद्दा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा या उत्तर प्रदेश का भलाई कैसे कर सकते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं, जब हम सरकार में थे, हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, वहां संसाधनों की कमी है। आप अगर सरकार बीजेपी की है तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो केंद्र से क्यों नहीं एक आर्थिक बजट की बात करती है? आप 1 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मांग कीजिए ना। हम जब सत्ता में थे हमने 80,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगा। हालांकि तब की तात्कालिक जो बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी उसने हमारी बातों को नहीं माना। देखिए दीपक जी, महामारी गई नहीं है, महामारी भी आएगी, चुनाव भी आएंगे। आपको यह तय करना है कि आपको चुनाव जीतना है या जो महामारी है उसके खिलाफ लड़ना है। देखिए, आज आपको एक बात का पुनर्मंथन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसको बहुत बेहतर और बढ़िया संसाधनों की आवश्यकता है। अनिला सिंह कह रही है कि कोरोना मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रहा। क्या ठीक रहा यूपी और देश में? एहतेशाम जी बताइए एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। अनिला जी, एहतेशाम के बाद आपके पास आ रहा हूं। के नाम चेंज किए। देखिए, ठीक है, सतीश प्रकाश जी को यही रोकिए, सिर्फ एहतेशाम की क्या बात, क्या कहा क्या नहीं कहा ये एक अलग बात है। लेकिन शायद अनिला जी इतनी ज्यादा भक्ति में मतलब लीन हो गई हैं योगी जी की कि उनको न्यूज़पेपर, जलती लाशें और यूपी जलता हुआ जो यूपी प्रदेश है वो उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ये बताना चाहूंगा कि बहन, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ती, शमशान घाट जाके देखती और वहां के युवाओं की स्थिति देखती तो शायद आप ये बयान नहीं देती। आप मातृ शक्ति हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक माँ की पूजा होती है। लेकिन एक आपके रूप में मैं मानता हूं कि एक माँ यहाँ पे चैनल बैठी हुई है और अगर एक माँ ही सच्चाई बयान नहीं करेगी प्रदेश की और देश की तो आम जनता का क्या होगा? आप देखिए, आप इस बात से
एक इत्तेफाक रखेंगे कि यूपी में कोविड के टाइम पे रेप और बाकी क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यूपी में जब पंचायत इलेक्शन कराए 1600 से ज्यादा सरकारी टीचरों की जान चली गई, उनके लिए आप लोगों ने क्या किया बताइए आप। आज रेप के केस में यूपी नंबर 1 बनने की कगार में है, आपने क्या किया। यूपी का जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, वो जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और महाराष्ट्र और दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। उनके लिए आपने क्या किया बताइए, इसका जवाब आपको देना है। आपकी सरकार है, सरकार का काम होता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां का सत्यानाश और सबको बर्बाद करके रख दिया है आपने। इसके बारे में क्या कहना है आपको। आप गूगल पे यूपी टाइप करिए और क्रिमिनल केसेस, रेप केसेस, आपको मैं बताना चाहता हूं एक भाई की हैसियत से कि 670 क्रिमिनल केसेस बीजेपी के लीडर्स पे से यूपी सरकार ने विड्रॉ किए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप। एक तरफ तो आप दम भरती हैं कि यूपी से हम क्राइम खत्म कर रहे हैं, लेकिन 700 क्रिमिनल लीडर जो थे बीजेपी के, उनके आपने क्रिमिनल केसेस विड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से क्राइम कैसे हो गया बताइए। देशवासी आज आपको देख रहे हैं और आपको जवाब देना है कि यूपी की यह खस्ता हालत, यूपी की जो इकोनॉमी है, जो वहां के लोगों की स्थिति है, वो इतनी दयनीय है कि उनके घर में एक दाना चावल का खाने का नहीं है। लेकिन आज भी अगर आप जैसे सीनियर लीडर्स, आप जैसे पढ़े लिखे लोग योगी सरकार की नाकामियों को छुपाएंगे तो हम जैसी आम जनता फिर कहां जाएगी बताइए आप। दीपक भाई साहब से भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा। दीपक भाई साहब, आपको भी सवाल पूछना चाहिए कि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद भी यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी करी, इनकी क्या गाइडलाइन थी। मैं आपको चैलेंज करता हूं दीपक भाई साहब कि हमारी सिस्टर जो यहां बैठी है, यूपी को रिप्रेजेंट कर रही है, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है, अगर ये मुझे एक पेज की भी गाइडलाइन दिखा देंगे ना कि यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए बनाई होगी 2 महीने 3 महीने पहले, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। अनिला सिंह जी बताइए, क्या किया आपने कोविड से लड़ने के लिए। हाशमी जी के मुताबिक वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको क्रेडिट की जाए। वो अपना तर्क रख रहे हैं इस बारे में। जी, पता नहीं कितने पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पर एजेंडा साफ समझ में आ रहा है कि किस एजेंडा के साथ ये बैठे हुए हैं। सतीश जी को भी आपने कहा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार थी तो इतनी नौकरियां दी, हमारी सरकार थी तो अपराधियों के ये हाल हो जाते। तो ये पता नहीं, अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो किस राजनीतिक दल के विषय में बात कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ किस राजनीतिक दल के विषय में बात करते हैं। अभी की बात करते हैं अनिला जी, अभी की बात करते हैं। नहीं, मैं अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज दीपक जी। ये बीएसपी समर्थक किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। अनिला जी आप बोलिए, आप बोलिए, एहतेजाम जी का जवाब सर्टिफिकेट आपने बांटना शुरू कर दिया बीएसपी समर्थक है तो बीएसपी समर्थक से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साहब आपकी मैडम है कहाँ एफआईआर दर्ज कर दी की। अरे साहब चुप, आप चुप रहिए, अब मेरी बारी है, जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा। आपने काफी उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने सुन भी लिया। आप मुझसे बात कर रहे थे कि शमशानों की, और मैं इंतजार, सुन लीजिए, चैनल में सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं। मैं आप जैसे लोगों को मुझे आवश्यकता भी नहीं कि सर्टिफिकेट बांटूं जो एजेंडा के साथ यहाँ बैठते हैं। अनिला जी अभी की बात कर लेते हैं ना, पुरानी बातों को ले जाने से कोई मतलब नहीं, अभी की बात कर लेते हैं। मैं इनको उत्तर देती हूँ, कोरोना पर बात कर लेते हैं। जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे कोरोना पर बात कर, इन्होंने अभी बात करी। इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है, डिबेट पर बैठिए। अगर कड़वा बोलते हैं तो कड़वा सुनने की भी आदत डालिए। यहाँ पर मैं आपके केवल भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप मेरी सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, मैं आपको यहाँ पे आप सुशांत की बात कर रहे थे ना, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समाजवादी पार्टी और ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, ये तीनों के तीनों शमशान की बात कर रहे थे ना। मैं तो इंतजार कर रही थी कब्रिस्तान भी दिखा दिया जाए। लगातार शमशान दिखाए जा रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया भी शमशान दिखा रही थी। कभी लाशें जलती हुई दिखा रहे थे, कभी गंगा के किनारे दफनाए हुए दिखाए जा रहे थे, कभी रामनवमी चदरें दिखाई जा रही थी, पर कब्रिस्तान की तो एक भी फोटो नहीं आई। ये वायरस क्या देखकर इन्फेक्ट करता है कि हिंदू हैं, इन्हीं को इन्फेक्ट करो, इन्हीं को इन्फेक्ट करो, इन्हीं को इन्फेक्ट करो। क्या मुसलमानों को इन्फेक्ट नहीं किया गया? तो साफ दिखता है कि एजेंडा क्या था, किस तरीके की एजेंडा से पूरी न्यूज कवर की गई है। यहाँ पर ये भी आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है कि कोरोना जैसी विपदा आए और हम इसमें हिंदू मुस्लिम करें। पर केवल और केवल शमशान दिखाने का मकसद ये था कि हिंदुओं देखो कोरोना मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाया गया? हाँ, कब्रिस्तान क्यों नहीं दिखाए गए? केवल हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कोरोना। और मैं एक चीज और बता दूं सतीश जी, आप कह रहे थे कि मैं बहाना कर रही हूँ कि हमारी बड़ी आबादी है। मैं सत्य पे बोलती हूँ, 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई और उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, आज उसका उदाहरण स्थापित हो गया है। हाँ, उस वक्त भी सबसे ज्यादा केसेस जो थे उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे।
उत्तर प्रदेश ने हमेशा चीजों को कंट्रोल करके रखा। अगर 25 करोड़ की आबादी है तो आपको लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, तो आप इसके मतलब है कि जो नेतृत्व जो सरकार है उसके ऊपर आप कॉर्नर कर देंगे। आप लोगों के राजनीतिक दल ने, आप लोगों के नेताओं ने क्या किया, उसका विपदा जो पड़ी हुई थी, जो आपदा हमारे ऊपर आई, उसमें अवसर ढूंढ रहे थे, और वो भी राजनीतिक। आप लोगों ने सोचा राजनीतिक रोटियां सेक लें, ये फायदा होगा हमें चुनाव में, और कुछ आपने दिखा दिया। पंचायत के चुनाव में तो हौसले बहुत बुलंद हो गए। हाँ, मुंगेरी लाल के सपने देखने लग गए आप साहब। उत्तर प्रदेश के लोग जो है ना, इतने मूर्ख नहीं है, इतने मूर्ख नहीं है। आप लोगों की हांडी चढ़ चुकी है, देख चुके हैं एक तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, मूर्तियों पे मूर्तियां बनाए जा रहे हैं, मूर्तियों पे मूर्तियां बहन जी की, और सबने देख लिया कि ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी बताइए आप क्या कहेंगे? कपिल श्रीवास्तव जी अनिला जी की बात पर क्या कहेंगे, आप बताइए। अनिला जी की बात पे हम यही कहेंगे कि राम राज्य का भरोसा दे करके मदिरा राज स्थापित किया योगी राज ने, क्योंकि उनके इस शासन काल में 4.5 साल के 7 आपराधिक ऐसे मदिरा पान हुए हैं जिसमें 100 से ज्यादा की जाने गिनी। और अभी अभी अलीगढ़ के अंदर आपने देखा है नमूना। वाह रे मेरे योगी जी, हर बजट में पीठ ठोकते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा शराब से पैसा कमाया है और 1% सिर्फ गौ माता जी के लिए लगाया। तो वाह रे धन्य हो सरकार, और संत की सरकार चल रही है साहब मदिरा राज की। अब एक चीज मैं कहना चाहूँ, इन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए। इनकी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, शिक्षित बेरोजगारों ने दीपक जी 60% बेरोजगारी है, और सबसे ज्यादा आत्महत्या की। शर्म की बात है इनके। किसानों को भी पीछे छोड़ दिया। हमारा किसान जो मुसलसल मरता रहा, हम सारे लोगों की कमियों से मैं एक्सेप्ट करता हूं चीजों, लेकिन वाह रे योगी और मोदी की सरकार, 60% की बेरोजगारी आपने पकड़ा दी। एक तरफ से आपने वेतन आयोग खा लिया, दूसरे तरफ से पेंशन खा लिया, सारे लोगों की जवानी और बुढ़ापा आपने सड़क पर ला दिया। और अगर बच्चों ने बाल मुड़वाया तो एक मुंडा ही आदमी क्या कहता है कि उनके कर्म ही ऐसे थे कि मुड़वा मुंडा हो गए। तो ये सोचना चाहिए किसी भी संवैधानिक पद में बैठे हुए बच्चों, एक पिता को, क्योंकि कोई भी सीएम या पीएम किसी प्रदेश और किसी देश के लिए पालनहार होता है, एक पिता के समान होता है, अपने बच्चों का अपमान करते हैं। वाह रे योगी जी, आपने क्या कहा था कि इस देश में, हमारे प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, यहाँ योग्य लोगों की कमी है। और जब बच्चों ने आपको मोमबत्ती जला के आईना दिखाया तो आप अमेरिका तक नौकरी दिलाने लगे। कितनी फ्रॉड, कितना झूठ परोसेंगे आप। देश की जीडीपी -7, देश का बेरोजगारी दर 23%, 65 साल की सरकार जिसमें अटल बिहारी जी की सरकार ने मिला करके भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 45 लाख करोड़ ही केवल उठाए, आपने केवल 7 साल में करिश्मा कर दिया। 51 लाख करोड़ रुपया विश्व बैंक से उठाया और किस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, जबकि आपने 15 एम्स की घोषणा करने के बाद केवल 3% आपने जो है धन मुहैया कराया। किसी के पास ओपीडी है, किसी के पास भर्ती करने की जगह नहीं, किसी के पास जमीन है तो किसी के पास बिल्डिंग नहीं। ये है योगी सरकार और ये है मोदी सरकार, दूसरों के पुरुषार्थ को घोल के पीने वाली सरकार। आज कोविड मैनेजमेंट के अंदर उन्हीं पुरानी सरकार के पुरुषार्थों पर आज लड़ाई लड़ी है, चाहे हम जीते हो या हारे हो। हार तो इनकी वजह से हुई। आप देख लिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी कि प्रयागराज ने क्या कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का वायलेंस किया गया है। जो सरकार संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हासिल कराया है, जो हमें चिकित्सा की गारंटी दी गई है, उस चिकित्सा की गारंटी पे आपने पानी फेर दिया। आपने एक छोटी छोटी अनिवार्य दवाएं नहीं हासिल कराई, आपने ऑक्सीजन नहीं हासिल कराया, आपने वेंटिलेटर हासिल नहीं कराया। आपने वेंटिलेटरों को तो छोड़ दीजिए, आपने और 5 साल की योगी सरकार में दीपक भाई एक भी एम्बुलेंस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में नहीं खरीदी गई है। मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूं। बल्कि आपने देखा होगा कि किस तरीके के इनसे सांसद दलाली करते हैं और अपने घर में एक नहीं 25 एम्बुलेंस रखते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु इसी बिहार के अंदर हुई। और धन्य है नीला जी और धन्य है मोदी जी, उनको अपने लोग इस तरीके के नहीं दिखते। योगी जी के साथ 200 लोग धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ,
आप टीम 9 और टीम 11 बना रहे हैं। टीम 11 बनाए थे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्यों आपने बदल दिया? क्यों आपने खो खो की टीम बना ली क्रिकेट की टीम को हटा करके? इसका जवाब आपको प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ठीक है, हम मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमने सरकारें बनाई हैं और चलाई हैं और इस प्रदेश को खुशहाली से भरा है। क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उठा करके आप देख लीजिए, चाहे लखनऊ के अंदर, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर, वो अखिलेश यादव जी की सरकार की देन रही है। आपने तो केवल नाम बदला, आपने इकाना स्टेडियम का अटल बिहारी कर दिया, आपने राम मनोहर लोहिया का बदल दिया, लखनऊ में बनाया हुआ कैंसर हॉस्पिटल का आपने प्रयास किया और आज आप कोविड हॉस्पिटल भी हम लोग के कहने से बनाए। आपने जेपी के यादगार में जो हम लोगों ने बनाया था उसको बेचने का प्रयास किया। आपकी तो वो सरकार है जो पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच के और लोगों को भगाने में लगी हुई है और आज तक एक भगोड़ा वापस नहीं ला पाई। यही सत्यता है। 100 दिन में काला धन नहीं आया, पेट्रोल बढ़ गया 100 के ऊपर, डीजल बढ़ गया 100 के पार। शर्म नहीं आती है 35 रुपए में देने वाले ये जो पेट्रोल और डीजल की बात करते थे, आज वो लोग कहाँ है? इनको बताना पड़ेगा, इनको देश को जवाब देना पड़ेगा दीपक जी। और ये देश की बात हो रही है। ठीक है कपिल जी, जवाब ले लेते हैं अनिला जी से। अनिला जी इनको लीजिए जवाब इनसे। इनका कहना है कि पूरी तरह से फैले और ये कह रहे हैं कि आपने हमारी सरकार के पुरुषार्थ को अपने नाम कर लिया कोविड में। यही कह रहे हैं, एम्बुलेंस हमारी, अस्पताल हमारे नहीं खोले, हमने जो जो काम किया उसको आपने अपना लिया। नहीं, अगर इन्होंने इतने अच्छे काम किए होते तो 2014 में दिखा दिया होता, हाँ 2017 में दिखा दिया होता, 2019 में दिखा दिया होता। पर हमने तो देखा ना लगातार कि किस प्रकार से इनके रिजल्ट्स रहे हैं। तो कबीर जी पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहते हैं। और इनको एक चीज समझ लेनी चाहिए, हमने करके ये जो कर रहे हैं बातें, तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी सरकार आती है वो काम करती है, उस सरकार में कितना काम किया गया और उस काम में से जो पैसा लगा है कितना उस परिवार जो अपने आप को डायनाक्रेट्स होते हैं उनके झोली में चला गया और कितना जो है जमीन पे लगा। तो उसमें अगर आप कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी जब सत्ता में आए हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। भ्रष्टाचार के नाम पर अगर अपना ये गिना रहे हैं, काम नहीं गिना पाए। जब भी आप समाजवादी पार्टी से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं हमने मेट्रो शुरू करी थी जो कभी चालू नहीं करवा पाए, वो हम स्टार्ट कर पाए। फिर ये कहेंगे एक एक्सप्रेस वे बनवाया था और एक अरे क्या हो गया जी, बोलेंगे ना आप बोल लीजिए, आप आए ना, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं मैं आप अभी मेट्रो बनाया तो जोश चढ़ रहा हो बोलने का। अनुराग भाई एक मिनट उनको कंक्लूड करने दीजिए। मैंने कपिल श्रीवास्तव को बहुत टाइम दिया था, प्लीज बीच में मत बोलिए अनुराग भाई उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, अनिला जी को कंप्लीट करने दीजिए। अनुराग भाई ये गलत है, अनिला जी कंप्लीट करिए अपनी बात। तो सीधी सी बात है, एक्सप्रेस वे जो लेने का जो भी इन्होंने बनाया हुआ है उसकी हालत भी हम ही ने ठीक कराई है। तो आज चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले जिसमें एक्सप्रेस वे भी आता है, अस्पतालों की बात कर ले और ये एम्बुलेंस की बात कर रहे थे। हमें अच्छी तरीके से पता है कि क्या होता था एम्बुलेंस उस वक्त। तो कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो देख रही है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे अपराधियों के नकेल लगाने की बात हो। हमने तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जब्त करी है, समाजवादी पार्टी ने या बीएसपी ने कौन सी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी? हम तो कहते हैं हमने 130 के करीब एनकाउंटर्स किए हैं जघन्य अपराधियों के। आज जब विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है और हमने देखा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने आंसू बिल्कुल उसके लिए। खुशी दुबे की बात तो करेंगे भाई। हाँ बिल्कुल, खुशी दुबे को क्यों आपने अंदर कर रखा है भाई? उस बेचारी का क्या गलती है जरा बताइए। नहीं आप बताइए, नहीं खुशी दुबे को क्यों आपने अंदर रखा भाई? उसके पति ने गलती की, उसके पति को सजा मिली, वो बेचारी की नहीं शादी हुई। कंप्लीट करने दीजिए, अनिला जी कंक्लूड करिए। विकास चंद्रा मेरे साथ जुड़ गए एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खुशी दुबे को क्यों आपने अंदर रखा? विकास चंद्रा एक महत्वपूर्ण खबर के साथ जुड़ गए। अनिला जी एक मिनट कंक्लूड करिए। महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? आप महिला उस बच्ची के बारे में बोलिए, वो बच्ची आज जेल में बंद है, किस बात के लिए बंद है? अरे उसके पता कि नहीं उसका पति क्रिमिनल था, उसको सजा मिली, उसकी पत्नी की क्या गलती है भाई? उसकी शादी उससे होगी, गलती है?
हिंदू रीति रिवाज के अंदर नहीं, हिंदू रीति रिवाज से शादी हो गई, वो उसका पति हो गया तो उसकी पत्नी को जेल भेज देंगे? मतलब आप अपने लोगों के खिलाफ जेल भेज रहे हो? सवाल की बात करो, ये उसकी सजा है। अनुराग जी बीच में नहीं प्लीज, अनुराग जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आज बहुत वक्त है मेरे पास। को आपने जेल के अंदर डाल दिया, बट उसकी माँ पे क्या गुजर रही है? अरे एक माँ की खुशी लौटा दो, हिंदुस्तानी माँ की, उत्तर प्रदेश की माँ की एक खुशी लौटा दो। उत्तर प्रदेश की माँ की खुशी को क्यों आपने अंदर रखा है? किसी का पति क्रिमिनल हो सकता है, उसकी बीवी क्रिमिनल नहीं है जो आपने उसको जेल के अंदर में डाल दिया। उसकी बीवी को आपने जेल के अंदर में क्यों डाला, ये मैं पूछ रहा हूँ बार बार। आप बताइए क्यों आपने डाला है खुशी दुबे को? खुशी दुबे को क्यों डाला है? आप तो खुद महिला है, आप महिला की मदद नहीं करना चाहती। माँ के 10 दिन की शादी, उससे बेचारी को यह भी नहीं पता होगा कि उसका पति है कौन और उसका पति कौन है, उसको मालूम नहीं। उसका पति क्रिमिनल निकला, उसको सजा। अनुराग जी ऐसे क्यों बोलते हैं आप? अरे उसकी बीवी की गलती तो बताओ, उसका कौन सा गलती है? उसने कौन सा मर्डर किया? अच्छा मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, रुकिए। अनुराग जी आप बीच में क्यों टपकते हैं? जानती है भैया, खुशी दुबे की बात है, ये एक महिला सम्मान की बात है। महिला सम्मान के लिए तो हम दीपक जी आपसे बोलेंगे, आप भी बीच में कूदिए। एक बच्ची के सम्मान की बात है, एक विहाता जिसकी शादी हो गई गलती से, उसका पति क्रिमिनल था, उसको सजा मिल गई, तो उस बच्ची का क्या गलती है जो उसको जेल में डाल रखा है? ये बताइए ना, बताइए खुशी दुबे की क्या गलती है? खुशी दुबे की गलती बताइए। यादव जी के बेहद निकट है, एक बहुत बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का। खुशी दुबे की चिंता बताइए। विकास दुबे के परिवार और उससे जुड़े हुए परिवार। खुशी दुबे की बताइए ना, खुशी दुबे ने क्या गलती की है जो आपने उसको अंदर डाल रखा है? खुशी दुबे ने क्या गलती की है? आप एक महिला है, महिला की मदद नहीं करेंगे, उसको बेवजह जेल के अंदर डाल रखा। सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। उसने देखा खुशी दुबे की, अमर दुबे से शादी हो गई, अमर दुबे क्रिमिनल था, उसको सजा मिली, लेकिन खुशी दुबे को किस बात की सजा मिल रही है? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसने क्या गुनाह किया? उसने शादी करना गुनाह है क्या? हिंदू रीति रिवाज से शादी होना गुनाह है क्या? हिंदू रीति रिवाज से शादी होना गुनाह है क्या? और हिंदू रीति रिवाज में आप जानते हो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप लड़का देखते हैं, शादी कर देते हैं, लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद में पता चलता है कि लड़का क्रिमिनल था तो लड़के को सजा मिल गई, लेकिन आपने उसकी पत्नी को किस बात की सजा दी? उसने तो दुनिया भी नहीं देखी, उसे तो मालूम नहीं है कि शादी के बाद जिंदगी होती क्या है, और उसने आपने खुशियां छीन ली, उसको जेल भेज दिया। ठीक है, एक मिनट में आप दोनों को रोक रहा हूं। अनुराग जी थोड़ा सुनिया करिए। अनुराग जी आपकी गाड़ी बिना ब्रेक के क्यों चलती है? एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, मेरे पास एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। मैं सीधे चलता हूं अपने रिपोर्टर विकास चंद्रा के पास, उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगा। विकास बताइए किस परिप्रेक्ष्य में आज अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग हुई है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का दीपक जी दौरा, दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई इसके आयाम सामने अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। एक तो जो है सरकार में वहाँ जो फेरबदल होने वाली है, जिसमें वो सत्ता में संतुलन स्थापित करना है, उसको लेकर के अहम बातें अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की। दूसरी संगठन को लेकर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है, वहाँ का संगठन उनके मुताबिक हो, और इसी को लेकर के काफी दिनों से गतिरोध भी चल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूर्वांचल के संगठन को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों पर उन्हें भरोसा नहीं है, और वो जब चुनावी माहौल होगा तो ऐसे लोगों रखेंगे जिस पर उनको पूरी तरीके से विश्वास हो, सही ढंग से वो काम कर सकें। तो इस संगठन की इशू को काफी बल देते हुए योगी आदित्यनाथ ने उठाया। उसमें उन्होंने पूर्वांचल के संगठन की बात की और सत्ता संतुलन की बात वहां पर की। अमित शाह ने भी कई बातें उनके सामने रखी कि किस तरह आगामी चुनाव को देखते हुए कैबिनेट के जरिए कैसा राजनीतिक संदेश दे सकते हैं, किस तरह से जातिगत समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, किन लोगों को उसमें लाया जा सकता है और किसे एक तरीके से ड्रॉप किया जा सकता है। तो संगठन और सरकार को लेकर के आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जी ठीक है, कल का उनका क्या कार्यक्रम है? कल पीएम से मिलना है, जेपी नड्डा से मिलना है, तो क्या कुछ निर्णय होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में? विकास जी, निश्चित तौर पर जो बातें काफी दिन से चली आ रही थी संगठन को लेकर के, और तमाम नेता जो दिल्ली से लखनऊ भेजे गए थे, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई। तो कल जब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, 11:15 बजे वहां पहुंचेंगे, 11 बजे उनकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। जेपी नड्डा से मिलने के बाद वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो जब बीएल संतोष और जेपी नड्डा से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ की राजनीति को लेकर, वहाँ के संगठन को लेकर किस तरीके से सत्ता में संतुलन स्थापित किया जाए, जो असंतोष है उस असंतोष को दूर करने
करने के लिए क्या पार्टी की ओर से उन्हें निर्देश मिलता है। तो जो जानकारी मिली है कि पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि जो विधायकों की नाराजगी है उसे वो दूर करें और सोमवार का दिन विधायकों के लिए रखें, जिस दिन कोई भी विधायक अगर उनसे जाता है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से वो मिले, अपनी बात रखे। तो कई सारी चीजें हैं जो ऐसा है। तो कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, अहम है और कई लोगों से योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। जी ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा? विकास आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे चलता हूं एनके सिंह साहब के पास। एनके सिंह साहब, योगी जी का आना, अमित शाह जी से मिलना लंबे समय बाद, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी और पूरा देश उसमें लगा हुआ था। उसके बाद कल प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मिलना, बीएल संतोष साहब की मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जब पार्टी योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है? यानी उनका मुख्यमंत्री का काम चलता रहेगा और पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग भी करनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका लब्बो-लुआब ये है कि योगी बने रहेंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन होंगे और वो कैबिनेट में भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी होंगे। लेकिन इसमें एक पेच है अभी भी, जो दोनों के बीच में एक मतभेद हो गया है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और योगी जी के इंडिविजुअल उस पे। उसका सबसे बड़ा दारोमदार है कि योगी जी जो पूर्वांचल में अपनी बादशाहत रखना चाहते हैं और अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। पूर्वांचल में योगी काफी इन्फ्लुएंस है, पार्टी को डैमेज भी कर सकते हैं और पार्टी को बना भी सकते हैं। लिहाजा वहां पे वो, वरना कोई भी चीफ मिनिस्टर ये कह सकता है भाई पूरा वर्चस्व यूपी में हमारा होना चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ पूर्वांचल में मांग रहे हैं तो जहां उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वो जानते हैं पश्चिमी यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा पूर्वांचल से ही बीजेपी जीत सकती है या हार सकती है। इसीलिए वो पूर्वांचल में चाहते हैं कि सारी जो भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो उस पे उनका वर्चस्व हो। और ये एक पेज है, मुझे लगता है कि जिसपे सेंट्रल लीडर को सोचना पड़ेगा कि तब योगी जी की बार्गेनिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी, दोनों तरह से बढ़ जाएगी, पार्टी को जिताने के लिए भी, सत्ता में आने के लिए भी, और पार्टी को नुकसान भी पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूर्वांचल वो क्यों मांग रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर है, वो तो पूरे यूपी मांगना चाहिए, लेकिन यूपी न मांग के वो पूर्वांचल इसलिए मांग रहे हैं कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी जो होगी बरअक्स विद इन पार्टी और विदाउट पार्टी के बाहर भी, इन दोनों में उनके लिए अपने हिसाब से वो चुन सके और एमएलएस का टिकट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मुझे लगता है यही क्रूशियल पॉइंट है जिसपे कल तक ये फैसला होगा। जब वो मोदी से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, संतोष से मिलेंगे, तो उस समय यह फैसला होगा, क्योंकि बीजेपी भी सेंट्रल लीडरशिप जानती है कि अगर योगी जी को वर्चस्व दे दिया ईस्टर्न यूपी में तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है ऐसे में पार्टी क्या बीच का रास्ता निकालेगी एनके सिंह साहब? अब बीच का देखिए, एक बात तो है, योगी का इन्फ्लुएंस 5 जो डिविजन्स है ईस्टर्न यूपी के, उसमें योगी जी का इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभी कोरोना काल में, लेकिन कोरोना काल में तो जनरल लोग की नाराजगी थी, इसमें सिर्फ यूपी के लिए नाराजगी थी ऐसा नहीं है। ये तो अंदर से क्रिएट किया गया और ये पता नहीं क्यों माना गया कि योगी से लोग नाराज हैं और इसलिए हो रहा है, कोरोना मिसमैनेज हुआ है। ये वजह नहीं है। योगी जी की अपनी स्टाइल है जिसको लेके एक सेक्शन है जो कि नाराज था और नाराजगी के पीछे भी सेंट्रल लीडरशिप है। तो ऐसे में ये जो समझौता होगा, योगी जी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मानेंगे अगर ईस्टर्न यूपी में उनके वर्चस्व को जरा सा भी आंच लगने दी। आप जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति को लाके एमएलसी बना के वहां पे चाहा जा रहा था कि उनको मजबूत पोजीशन दिया जाए, मेरे ख्याल से वो भी योगी जी ने नहीं माना। तो ईस्टर्न यूपी में अपना वर्चस्व कहीं से ढीला नहीं होने देंगे। लिहाजा केंद्र सरकार, सेंट्रल लीडरशिप को सतर्क रहना पड़ेगा और इस पे मुझे लगता है कि दबना पड़ेगा सेंट्रल लीडरशिप को, और जो वो मांग रहे हैं वो करनी पड़ेगी। ईस्टर्न यूपी उनको देना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, वरना योगी जी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं, हमारी बहस जारी रहेगी उत्तर प्रदेश की नई राजनीतिक हलचल पर। ब्रेक।